दोस्तों मौर्य वंश का दूसरा अगला शासक था बिंदुसार। तो 298 से 273 ईसा पूर्व। ठीक है। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित अमित्रोचेडस यानी अमित्रघात कहा। किसको? बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचेडस या अमित्रघात कहा। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ इसको महान शासक बनाते हैं। आगे बात करते हैं। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। आगे बात करते हैं। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मीठी शराब, अंजीर यानी सूखे मेवे और दार्शनिक मंगवाए थे। किसने मंगवाए थे? बिंदुसार ने। यूनानी शासक ने मीठी शराब एवं सूखे मेवे भेज दिए एवं दार्शनिक नहीं भेजे। यूनानी सरकार ने केवल क्या भेजे थे? मीठी शराब और सूखे मेवे भेजे। ठीक है, जबकि दार्शनिक नहीं भेजे। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अशोक के बारे में। तो अशोक जो कि 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है। राज्याभिषेक होता है अशोक का 269 ईसा पूर्व में। अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकार का संघर्ष चला था। आगे बात करते हैं। माता अशोक की कौन थी? भीमा शुभदांगरी। ठीक है, भीमा या शुभदांगरी थी। पत्नी इनकी थी देवी और पुत्र थे महेंद्र और पुत्र थी संघमित्रा। अशोक की संघमित्रा तो पुत्र थी और पुत्र थे महेंद्र। इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया। तो महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों ने क्या किया? बौद्ध धर्म को फैलाया। किस धर्म को फैलाया? बौद्ध धर्म को फैलाया। आगे बात करते हैं कुरुवकी या कारुवकी। ठीक है, ये भी इनकी पत्नी थी। इनके पुत्र थे तिवर और रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। फिर थी पद्मावती का पुत्र था कुणाल और तिश्रका इनके पुत्र थे आपके। इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। जो कि पद्मावती का पुत्र था, इसकी आंखें किसने फुड़वा दी थी? तिश्रका ने। ठीक है, अशोक ने तिश्रका को जिंदा जलवा दिया गया था। इस वजह से अशोक ने क्या किया? तिश्रका को जिंदा जलवा दिया। आगे बात करते हैं। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी कलिंग की राजधानी। और खारवेल के हाथी गुम्पा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। यानी खारवेल के हाथी गुम्पा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, और 1.50 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था। 1 लाख लोग तो मारे गए और 1.50 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था कलिंग के युद्ध में। अशोक के समय हुआ था। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति यानी युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति यानी धम्म घोष को अपनाया। धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, अशोक का धर्म या दम क्या था? तो जैसे वो हर्ष के दरबार में कलंग की राज तरंगिणी ये कलहण की पुस्तक कौन सी थी? राज तरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। कलंग की पुस्तक है राज तरंगिणी, उसमें उल्लेख मिलता है कि जो सम्राट अशोक है वो भगवान शिव का क्या था? भक्त था। उसने श्रीनगर शहर बसाया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला है ना, श्रीनगर वो शहर बसाया। वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कलहण ने करवाया। ठीक है, अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उनकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। ये कलहण की पुस्तक में है और कलहण ने कहा। ठीक है, कहां पर? देखो, अशोक ने नेपाल में तो ललित पाटन एवं उनकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। आगे बात करते हैं। देखो, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निर्ग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। देखो, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निर्ग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने? सुसीम और निर्ग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किस धर्म में दीक्षित किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। आगे बात करते हैं। अशोक मोगली पुत्र तिस के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। अशोक था ना, सम्राट अशोक, वो मोगली के पुत्र तिस के कारण
क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। दीपवंश और महावंश ये सिहिल साहित्य है। दीपवंश और महावंश क्या है, सिहिल साहित्य। आगे बात करते हैं। दिव्यावधान पुस्तक एवं चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये किसके अनुसार, दिव्यावधान पुस्तक और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। आगे बात करते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया। किसने, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष में तो बोध गया की और 20वें वर्ष में किसकी की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसने, सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक ने 10वें वर्ष में तो की थी बोध गया की और 20वें वर्ष में की थी लुम्बिनी की यात्रा। आगे दोस्तों बात करते हैं, बाबरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। एक अभिलेख है बाबरू अभिलेख, तो बाबरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म के होने की जानकारी मिलती है। तो बाबरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म होने की जानकारी मिलती है। चलेगा आगे दोस्तों बात करते हैं। तो अशोक का धर्म क्या है जो कि कलिंग के युद्ध के बाद अपना लिया था, ठीक है। धर्म क्या है, तो ये अशोक की आचार संहिता थी। धम्म अशोक की आचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। कुछ सोचते हैं कि धर्म का बौद्ध संबंध से संबंध होगा, बिल्कुल उससे कोई संबंध नहीं था। इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि संस्कार, सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं थी। ये कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक में परिवर्तन आए थे, इनकी नीति में परिवर्तन आए थे, तो वही था धम्म, ठीक है। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया। अशोक ने धम्म यात्राओं का क्या करवाया, आयोजन करवाया। इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। धम्म यात्रा में स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। देखो आगे बात करते हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए एवं धम्म महामात्य की नियुक्ति की। यानी सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख लिखवाए और धम्म महामात्य की क्या की, नियुक्ति की। देखो सम्राट अशोक के लेख की बात करें तो शिलालेख, स्तंभलेख, लेख तीन होते हैं। एक तो शिलालेख होते हैं, एक स्तंभलेख होते हैं, एक गुहा लेख होते हैं, ठीक है। तो शिलालेख होते हैं वो वर्ग भी होते हैं, लघु तो है नहीं। एक तो बड़े शिलालेखों पर लिखे होते हैं, एक छोटे पे। स्तंभ की बात करें एक तो वर्ग होंगे, एक लघु होंगे। और गुहा लेख की बात करें तो गुहा लेख हो गए। यानी ये तीन प्रकार के लेख होते हैं। आगे बात करते हैं। देखो तो आगे बात करते हैं, वर्ध शिलालेख की बात करें तो इनकी अभिलेखों की संख्या कितनी है, 14। वर्ध शिलालेखों की अभिलेखों की संख्या कितनी है, 14 एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वर्ध शिलालेखों की संख्या 14 है एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा या महान सेहरा ये पेशावर पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। जूनागढ़ गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। और धौली और जोगड़ ये उड़ीसा के अंदर है। और ये अरगुडी ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये तो ये क्या है, देखो 14 अभिलेखों है एवं 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। ये 8 स्थान है इनके, ठीक है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। शाहगढ़ी है, मानदेसरा है, ये पेशावर पाकिस्तान में है। कालकी उत्तराखंड में है। जूनागढ़ गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। धौली जोगड़ ये उड़ीसा में है। और अरगुडी आपके आंध्र प्रदेश में है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। पृथक कलिंग प्रज्ञापन अशोक 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। तो 13वें अभिलेख के अंदर अशोक क्या देता है, कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। लेकिन धौली और जोगड़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के सम्मान बताया, जो कि उड़ीसा के अंदर है। धौली और जोगड़ इसको क्या बताया, समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। दोस्तों बात करते हैं लघु शिलालेख की। तो लघु शिलालेख में क्या है, तो लघु शिलालेख इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारियां मिलती है। लघु शिलालेख और लघु शिलालेख की बात करें तो देखिए यहाँ पर मास्की, गुजरा, उदय, गोलम और नेटुर। तो इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। किस किस में, मास्की, गुजरा, उदय, गोलन और नेटुर। मास्की, गुजरा, उदय, गोलम और नेटुर। दोहराइए भाई, वापस दोहराओ। मास्की, गुजरा, उदय, गोलम और नेटुर। तो इनमें क्या मिलता है, अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। देखो बाबरू का अभिलेख, तो बाबरू के अभिलेख में भी मिलता है अशोक का उल्लेख, ठीक है। देखो वर्ध स्तंभ की बात करें तो 7 लेख हैं एवं 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 7 लेख हैं, 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रयाग प्रस्थिति की बात करते हैं। तो देखो अशोक ये
अशोक, ये 6 के 6 यहाँ से प्राप्त हो गए। फिर रानी, समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर, ये प्रयाग परिस्थिति में इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये मूल रूप से कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवाया। प्रयाग परिस्थिति यानी मूल रूप से कौशाम्बी में था, जबकि इनको कहाँ पर स्थापित करवाया, प्रयाग में करवाया। आगे बात करते हैं टोपरा। टोपरा दिल्ली के अंदर है, ये टोपरा में स्थित है और फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। यानी टोपरा जो कि दिल्ली में स्थापित करवाया था किसने, फिरोज तुगलक ने। इस पर 7 अभिलेख मिलते हैं, एकमात्र है इस पर 7 अभिलेख मिलते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं 7वें अभिलेख। 7वें अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मेरठ दिल्ली अभिलेख। मेरठ मतलब मेरठ दिल्ली अभिलेख मूल रूप से मेरठ में था, यानी मेरठ दिल्ली अभिलेख की बात करूं, मेरठ दिल्ली अभिलेख की बात करूं तो मूल रूप से कहा था, मेरठ के अंदर था, मूल रूप से कहा था, मेरठ में था। और फिरोज ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। तो फिरोज ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया, किसने, फिरोज ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया, किसने, मेरठ दिल्ली अभिलेख मूल रूप से मेरठ में था। देखो लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये बिहार के अंदर है। यानी लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये कहाँ है, बिहार के अंदर है। कहाँ है, बिहार के अंदर है। आगे बात करते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती है। रुम्बिनदेई अभिलेख, इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति, राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था। आगे बात करते हैं सारनाथ अभिलेख या सांची अभिलेख। सारनाथ अभिलेख या सांची अभिलेख की बात करें, इन अभिलेखों में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। किसमें, सांची अभिलेख और ये सारनाथ अभिलेख में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर आता है गुहा लेख। गुहा लेख की बात करें तो अशोक ने कर्ण चौपड़ एवं सुदामा यानी आजीवक साधुओं हेतु तथा विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, गुहा लेख क्या है, तो अशोक ने कर्ण चौपड़ एवं सुदामा आजीवक साधु हेतु तथा विश्व झोपड़ी गुफाओं का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, अशोक के जो है ना, सम्राट अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा यानी प्रादेशिक स्थानीय में लिखे गए हैं। अशोक के जो अभिलेख है वो प्रादेशिक या स्थानीय भाषा में लिखे गए हैं। और अगर बात करें इनकी लिपियों की, किसकी, सम्राट अशोक के लिपियों की, तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी लिपियां है आपको ध्यान रखनी है। एक तो ब्रह्म लिपि है, खरोष्ठी है, अरामेइक है और ग्रीक यूनानी, ये लिपियां है। ब्रह्म लिपि, खरोष्ठी, अरामेइक और ग्रीक यूनानी, ये सारी की सारी लिपियां है किसकी, सम्राट अशोक की। ठीक है, फिर बात करते हैं 1750 में टिफे थेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। कब, 1750 में। किसने खोज की थी, टिफेन, तो बिल्कुल याद करना है टिफेन थेलर, यार ये नाम भी अटपटे। टिफेन थेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की। आगे बात करते हैं दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किसने, 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। सरकुना यानी कंधार अभिलेख, सरकुना यानी कंधार अभिलेख, सरकुना, ये अशोक का द्विभाषी अभिलेख है। कौन सा, सरकुना द्विभाषी अभिलेख है, सरकुना, इसका ध्यान रखना। ग्रीक एवं अरामेइक 2 लिपियां है, 2 लिपियों में इसका उल्लेख है सरकुना का। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे बात है डॉक्टर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। डॉक्टर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर क्या लिखा, इनका इतिहास लिखा। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं मौर्यकालीन कला। अशोक के इतिहास की बात कर रहे हैं तो मौर्यकालीन कला की बात कर रहा था। मौर्यकालीन कला 2 प्रकार की थी, एक तो लोक कला थी, एक तो राजकीय कला थी। कला 2 प्रकार की हो गई, एक तो लोक कला थी, एक राजकीय कला थी। आगे बात करते हैं, देखो राजकीय कला के अंदर बात हो गई महल, सपूत, स्तंभ और गुफा। महल, सपूत, स्तंभ और गुफा, ये हो गई राजकीय कला के अंदर बात। तो बात करते हैं महल एवं भवन।
देखो भाई, महल एवं भवन की बात करते हैं तो बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं। किससे? बुलंदी बाग। महल एवं भवन की बात हो रही है तो बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं। कुम्भहार से राजा प्रसाद या राजप्रसाद रॉयल प्लेस के साक्ष्य मिलते हैं। मेगस्थनेक एवं एस्ट्रोबो पाटलिपुत्र के महलों व नगर नियोजन की प्रशंसा करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा एवं एकवेतना के महलों से अधिक सुंदर बताया है। यानी एरियन पाटलिपुत्र के महलों को, किसके? एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा एवं एकवेतना, बात होती है सूसा एवं एकवेतना, सूसा एवं एकवेतना के महलों को अधिक सुंदर बताया है। फहान फरहान यानी चीनी यात्री के अनुसार ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता और दानव ही कर सकते हैं। ये किसने कहा था भाई? चीनी यात्री फहान, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाई एरियन पाटलिपुत्र के जो महल है ना उनको। देखो आगे बात करते हैं दोस्तों सपूत। तो सपूत बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 यानी 84,000 सपूतों का निर्माण करवाया। पीपर हवा सपूत कहाँ पर है? यूपी में है। प्राचीनतम सपूत की बात करें, सारनाथ सपूत भी यूपी के अंदर है। सांची सपूत, सांची एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके तोरण सुंदर है। किसके? सांची सपूत के। कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों धर्मराजी का सपूत। ये तक्षशिला और सारनाथ के अंदर है। तक्षशिला और सारनाथ, धर्मराजी का सपूत तक्षशिला और सारनाथ के अंदर है। ये चारों मौर्यकालीन सपूत है, ठीक है। क्या है? मौर्यकालीन सपूत है। चलिए बात करते हैं सपूत एक परिचय। तो सपूत क्या होता है? सपूत का अर्थ होता है ढेर। सपूत का अर्थ क्या होता है? ढेर, ठीक है। सपूत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है भाई। सपूत का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सपूत का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर और इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। सपूत होते हैं 4 प्रकार के। सपूत कितने होते हैं? 4 प्रकार के। जो आप सपूत समझ रहे हो वो सपूत नहीं। एक तो पुत्र को भी सपूत बोलते हैं, ये ओ हमारा सपूत है, तो वो सपूत नहीं, ठीक है। शारीरिक सपूत है, ये देखो 4 प्रकार के सपूत होता है ना। शारीरिक सपूत है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जैसे दांत हो गए, हड्डी हो गई, ठीक है। देखो शारीरिक सपूत है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है जिसमें दांत और हड्डी हो गए। संख्या 8+1 है, यानी 9 है। शारीरिक सपूतों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें देखो भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं पारिभोगिक सपूत की बात करें तो भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तु है। जैसे पारिभोगिक सपूत की बात करें तो भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तु जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र और जूते, ये पारिभोगित हो गए। जिसमें एक तो भगवान बुद्ध के क्या है? भिक्षा पात्र और जूते, उसमें क्या था? दांत और हड्डियां थी, ठीक है। किसमें? ये शारीरिक में, तो उसमें 9 थे। अब आगे बात करते हैं उद्देश्य का सपूत, भगवान से संबंधित स्थान एवं प्रतीक, ठीक है। पूजार्थ सपूत की बात करें तो आस्था के केंद्र के रूप में है। ये पूजास्थक देखो, छतरिया देखिए ना, तो उसके अंदर ये सपूत होता है ऐसा, सबसे नीचे ऐसे होते हैं, उसको बोलते हैं मेदी। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति होती है सोपान। सबसे ऊपर छत्र होता है, छत्र के इसको बोलते हैं यष्टि। ये जो ऊपर होती है इसको बोलते हैं हर्मिका, इसको बोलते हैं अंड, ठीक है। ये पूरी रचना इस प्रकार वेदिका। ये तोरण कहाँ के फेमस है? मैंने आपको बताया था तोरण सांची एमपी मध्य प्रदेश के फेमस है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं अमरावती सपूत। देखो अमरावती सपूत की बात करें तो सपूत पता चल गया ना किस प्रकार का आकृति का होता है। मैंने अभी आपको चित्र बता दिया, ठीक है। लो भाई वापस देख लो, ये इस प्रकार का है। ये तोरण हो गया, वेदिका हो गया, सोपान हो गया, मेदी हो गया, अंड हो गया, हर्मिका हो गया, छत्र हो गया और यष्टि हो गया, ठीक है। 4 प्रकार, चारों के प्रकार की हमने बात की ली। पूजा अर्थात है कि उद्देश्य स्फूर्त है जिसमें चिन्ह और कारक यानी स्थान और प्रतीक है। पारिभौमिक जिसमें बुद्ध के बारे में के भिक्षा पात्र जूते हैं। शारीरिक के दांत और हड्डियां है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लो भाई आगे बढ़ो। फिर ये अमरावती स्फूर्त की बात करें तो अमरावती स्फूर्त क्या है? ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण व्यापार संघ और श्रेणियों के प्रमुखों ने करवाया। ये 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है भाई अमरावती सपूत। फिर दमेक सपूत। दमेक सपूत क्या होता है? ये गुप्तकालीन है, स्थिति इसके सारनाथ यूपी के अंदर ही है। ये साधारण वो ईंटों से निर्मित है, साधारण और ईंटों से निर्मित है।
बरहुत, ये स्पूत इसकी एमपी में स्थित है। ये देखो स्तंभ, स्तंभ सारनाथ स्तंभ, 4 शहर मिलेंगे। सारनाथ स्तंभ पर कितने शहर है भाई? 4 शहर है। कई बार क्वेश्चन आते हैं शहर कितने? 4। 3 मत लिख देना, एक आगे 2 साइड में एक पीछे, 4। ठीक है। कुछ कहते हैं सर 3 ही है, 3 नहीं है, एक दिखता नहीं है। बाकी सारनाथ स्तंभ पर कितने हैं? 4 है। आप फोटो देखते हैं उसमें 3 ही नजर आएगी भाई, पिछले वाला नजर कैसे आएगा? ठीक है। देखो सारनाथ स्तंभ की बात करते हैं तो ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कौन सा? सारनाथ स्तंभ। ये परसु आकृति हो गई, ये कमल की, ये फलक की, ये यष्टि हो गई, ये अवामकु, यानी इस प्रकार का स्तंभ होता। देखो अवाम मनु, ये हुए अवाममु खी कमल, ये कमल, ये यष्टि, ये फलक, ये परशु आकृति। देखो इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। इसके फलक, ये फलक है, इस पर क्या मिलता है? भगवान बुद्ध के क्या मिलता है भाई? प्रतीक मिलते हैं। ठीक है। जैसे हाथी, सांड, घोड़ा, शेर, इनके फलक पर मिलते हैं। यानी हाथी मिल सकता है, घोड़ा मिल सकता है, सांड मिल सकता है, शेर मिल सकता है। शेर तो भारत का है ही। ठीक है। इस पर 32 तीलियों वाला अशोक चक्र मिलता है। बिल्कुल अशोक चक्र मिलता है 32 तीलियों वाला। राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र में 24 तीलियां है। कितनी है? 24 तीलियां है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र में 24 तीलियां, जबकि सारनाथ के अंदर कितनी है? 32। ठीक है। 32 तीलिए तो है आपके सारनाथ में, अशोक चक्र में 24 तीलिए। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 32 तीलिए तो है आपके सारनाथ वाले में और 24 तीलिया है राष्ट्रीय ध्वज में। देखो सांची के स्तूप बात करो, सांची स्तंभ की बात करें, 4 शेर हैं, रूमिन देई घोड़ा, रामपुरवा बैल और शेर। आगे वैशाली में 1 शेर 1 हाथी, हाथी को बोलते हैं संख्या। गुफाओं की बात करते हैं। देखो गुफाएं की बात करें तो अशोक ने कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक ने कर्ण चौपड़ का, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। दशरथ के पिता गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। दशरथ के पिता थे गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। देखो कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को किसकी नकल मानते हैं? डेरियस। किसकी नकल मानते हैं? डेरियस की नकल मानते हैं। दोस्तों बात करते हैं अशोक के डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं है। क्यों नहीं है? तो तुलना कर लेते हैं भाई साहब। ये लो अशोक का स्तंभ है, एक तरफ डेरियस का स्तंभ है, तो दोनों की तुलना करो। देखो ये अशोक का स्तंभ है, ये डेरियस का स्तंभ है। ये ऊपर यहाँ पर मानव होता है और इस प्रकार ये तो ऐसा लग रहा है कि सभी कोई पौधा है। ये देखो यहाँ पर परशु, ऊपर परशु की होती है, इधर मानव की होती है मूर्ति। ठीक है। घोड़ा, बैल, घोड़ा, सांड, इनकी तस्वीरों, इनकी मूर्तियां होती है। ठीक है। शेर वगैरह, इन पे यहाँ पर मानव की होती है। देखो एक तो एकात्मक पत्थर होता है और इनमें अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाते हैं। अलग अलग पत्थर को, इसमें एक ही पत्थर पर खड़ा होता है, इसमें अलग अलग पत्थरों को, ये देखो देखो ऐसे अलग अलग पत्थरों को जोड़ के बनाते हैं। ये स्वतंत्र है, जबकि महलों के हिस्से है इसमें। ठीक है। ये अवानमुखी कमल है और ये सीधा कमल है एकदम। अवानमुखी यानी ऐसे उल्टा, ऐसे कमल है और ये सीधा कमल है। ठीक है। परशु आकृति होती है इसमें, इसमें मानव आकृति होती है। ये भाई डेनियस के, देखो कितना अंतर आ रहा है स्तंभों में। ठीक है। फिर स्तंभ बिल्कुल सपाट है, परंतु ये नालीदार है, पूरा नाली की तरह है। ये लेख युक्त है, कोई लेख भी नहीं, यानी इस पर लेख लिखे हुए हैं यहाँ पर, परंतु यहाँ पर लेख नहीं है। ठीक है। ये है स्तंभ और डेनिस के स्तंभ और यहाँ के अशोक के स्तंभ। ठीक है। चलो भाई साहब आगे बात कर लेते हैं लोक कला की। तो लोक कला क्या है? तो मौर्यकालीन समय में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनाना आरंभ हो गई थी। यानी लोक कला की बात करें तो मौर्यकालीन समय में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनना क्या हो गई थी? आरंभ हो गई थी। मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है। किसकी? मथुरा के पास किसकी मूर्ति मिलती है भाई? परखम, परखम की मूर्ति मिलती है। मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है, जिसे मणिभद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिभद्र कहा जाता है। पटना की पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, जिसे चामारग्रहणी या चवरग्रहणी कहा जाता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। धोली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ हाथी मिलता है। धोली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ हाथी मिलता है।
बुलंदीबाग से एक पहिया मिलता है। ठीक है, चलो अब देखो अशोक के समय की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सम्राट, बिल्कुल सम्राट ही थे। राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। तो अशोक के समय की बात करें तो सम्राट होते थे, तो सम्राट के दौरान क्या होगा, राजतंत्रात्मक थी और वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। तो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। चाणक्य का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध था, सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। फिर बात करते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है। यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान के क्या है, प्राचीनतम पुस्तक है। आगे बात करते हैं, राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे। तो सीधी सी बात है कि सम्राट होगा तो सम्राट के मंत्री तो होंगे। राजतंत्रात्मक था और वंशानुगत भी था। ठीक है, चलो जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, तो तीर्थ किसे कहते थे, जो 18 मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहते थे। ठीक है, 3 से 4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रीण कहा जाता था। 3 से 4 तो प्रमुख मंत्री होते थे जो राजा के खास होते थे, सम्राट के खास होते थे, जो उनको क्या बोलते थे, मंत्रीण। ठीक है, एग्जाम्पल ले जैसे पुरोहित, युवराज, सेनानी, ऐसे। अन्य प्रसिद्ध तीर्थ की बात करते हैं तो यहाँ तीर्थ यानी वही मंत्री की बात हो रही है। तो जैसे समाहर्ता, इसको बोलते थे राजस्व अधिकारी। जो समाहर्ता होता था उसको बोलते थे राजस्व अधिकारी। ये इनके नाम आपको ध्यान रखना है कि समाहर्ता यानी राजस्व अधिकारी, शनिदाता यानी कोषाध्यक्ष। शनिदाता मतलब क्या होता था, कोषाध्यक्ष। शनिदाता, कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक यानी कल कारखानों के प्रमुख। कर्मांतिक यानी कल कारखानों के प्रमुख। तो ध्यान रखना, समाहर्ता यानी राजस्व अधिकारी था, सनदाता यानी कोषाध्यक्ष था, कमानिक कर्मांतिक यानी कल कारखानों का प्रमुख था, और अंतवर्षिक यानी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। अंतवरिक्ष यानी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। ठीक है, फिर था आठविक की बात करें तो वन विभाग का प्रमुख। आठविक का क्या हो जाएगा, वन विभाग का प्रमुख। आठविक, आठविक क्या हो जाएगा, वन विभाग का प्रमुख। फिर बात करते हैं दोराविक। दोराविक, तो दोराविक क्या हो जाएगा, राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला था दोराविक। दोराविक कौन होता था, राजमहल की जो आवश्यकता थी उनकी पूर्ति करने वाला दोराविक कहलाता था। प्रशंसा यानी प्रशास्ता, पत्राचार विभाग का प्रमुख था प्रशास्ता। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। इन तीर्थों के नियंत्रण में 26 विभाग होते थे। कितने, 26 विभाग होते थे, जिनके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। 26 विभाग का जो प्रमुख होता था वो अध्यक्ष कहलाता था। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। मुद्रा अध्यक्ष यानी पासपोर्ट विभाग का प्रमुख था। लक्षणाध्यक्ष यानी मुद्रा विभाग का प्रमुख था। सुराध्यक्ष यानी आबाकारी विभाग का प्रमुख था। सुनाध्यक्ष यानी बुचड़खाना, सुनाध्यक्ष बुचड़खाना का प्रमुख था। सुना ही है भाई बुचड़खाने में। ठीक है, लवणाध्यक्ष यानी नमक विभाग का। ठीक है, गणिकाध्यक्ष यानी वेश्यावृत्ति विभाग का। वेश्यावृत्ति विभाग भी थे भाई, बिल्कुल उनका प्रमुख था। अखराध्यक्ष यानी खनिज विभाग का प्रमुख था। पंड्याध्यक्ष यानी व्यापार वाणिज्य का प्रमुख था। पोत्वाध्यक्ष यानी नापतोल विभाग का प्रमुख था। और कुप्याध्यक्ष यानी वन निरीक्षकों का प्रमुख था। प्रांतीय व्यवस्था की बात करते हैं अशोक के समय की, तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। किसका, चक्र कहा जाता था। इस प्रकार था, एक तो कलिंग, कलिंगपत तोसली, इधर अवंतीपत उज्जैन, उधर उत्तरापत तक्षशिला और नीचे दक्षिणापत स्वर्णगिरी, और इधर ये आपके उत्तर पूर्व के अंदर हो गया पारसी या पाटलिपुत्र। ठीक है, सैन्य प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर मौर्य सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके नियंत्रण हेतु 6 समितियां थी। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे। आगे बात करें तो ये 6 समितियों की थी। जल सवारी, देखो जल, घुड़सवारी, पैदल, रथ, हाथी और रसद आपूर्ति। गुप्तचर की भी व्यवस्था थी। तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर के प्रमुख को महामाती सर्प कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। संस्था और संचार, ठीक है, एक ही जगह रहकर गुप्तचरी करने वाले। संचार यानी घूम घूम कर जासूसी करने वाले। आगे बात करते हैं। न्यायिक प्रशासन की बात करें तो दीवानी, एक फौजदारी। न्यायिक प्रशासन की बात करें 2 प्रकार की थी, एक तो दीवानी थी, एक फौजदारी थी।
दीवानी के अंदर थी धर्मस्थलीय न्यायालय यानी न्यायाधीश या व्यवहारिक, ठीक है। और फौजदारी के अंदर कंठक शोधन न्यायालय, कहते हैं कंठक शोधन न्यायालय यानी प्रतिष्ठा। फिर है राजुक, क्षेत्रीय न्यायाधीश या गणराज्य न्यायाधीश। अब सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। पितृसत्तात्मक यानी संयुक्त परिवार होते थे, ठीक है, जिसमें 4 भागों को विभाजित किया है समाज को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आगे बात कर लेते हैं। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। वर्ण संकर जातियां नगरियों से बाहर रहती थी। निषाद, स्वपाक, उग्र और अन्नष्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा गया। विधवा विवाह का प्रचलन कम हुआ, यानी विधवा विवाह का प्रचलन क्या हुआ, कम हुआ। वो विधवा महिलाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थी उन्हें छंद वासिनी कहा जाता था। जो पुनः विवाह नहीं करते थे उनको छंद वासिनी कहा जाता था, ठीक है। वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। पूछ सकते वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा जाता था एवं महिला कलाकारों को रंगोपजीवनी कहा जाता। पुरुष को तो रंगोपजीवी और महिला कलाकारों को रंगोपजीवनी कहा जाता था। मेगस्थनी के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। मेगस्थनी के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। आगे बात कर लेते हैं। शाह गोरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल रात कार्यों की जानकारी मिलती है। मेगस्थनी ने शिव को डायनोसिसस तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। शिव को तो कहा था डायनोसिसस और कृष्ण को कहा था हेराक्लीज। शिव को डायोनिसस और कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। उनके अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, ठीक है। उसके अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था और तलाक को मोक्ष कहते थे। वाह भाई। आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति किस पर आधारित थी? तो बात करें तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि पर आधारित थी। उदेव मात्रक यानी बिना सिंचाई के साधनों से अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को बोलते थे उदेव मात्रक। कौन सी? ध्यान रखना है, उदेव मात्रक। तो उदेव मात्रक क्या थी? उदेव मात्रक उसको बोलते थे, यानी उदेव मात्रक बिना सिंचाई के साधनों के अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को क्या बोलते थे? उदेव मात्रक। आगे बात करते हैं सीता। सीता राजकीय भूमि को बोलते थे। इस भूमि को 1/2 कर वसूला जाता था। इस भूमि पर 1/2 कर वसूला जाता था। बाकी बात करें भू राजस्व कर जो कि कितना था? 1/6 था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार कितना था भाई? 1/4। 1/6 तो था ही, परंतु यूनानी इतिहासकार कहते हैं नहीं 1/4 था। आगे बात कर लेते हैं सेतुबंद। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई कर जो कि 1/5 से 1/3 था, ठीक है। बेगार प्रथा को विष्ट या विष्टि कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेगार प्रथा को विष्ट या विष्टि कहा जाता था। उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे एवं राज्य के नियंत्रण में थे। सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग था और अर्थशास्त्र में कुमार का उल्लेख नहीं मिलता है। मुद्रा प्रणाली की बात करें तो मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था। सोने का सिक्का स्वर्ण, चांदी का सिक्का को कांसापर्ण या धारण या पर्ण बोलते थे। तांबे के सिक्के को भास्यक या कांकनी बोलते थे। ये सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। चलो था, ये हमने मौर्य काल के बारे में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अशोक के बारे में पूरी की पूरी हमने जो भी डिटेल है वो सारी आपको बता दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।